नमस्कार दोस्त। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम एशिया में जो पूरी तरीके से तबाही का मंजर रहा, किस तरीके से पश्चिम एशिया को एक बार फिर से आग की लपटों में डाल दिया गया है। समझना ये है, देखना ये है, एक तरफ शांति समझौते पर दस्तखत हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बमबारी नहीं रुक रही है। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अमेरिका ईरान को टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले बोल चुका है। अब आप समझिए कि किस तरीके से कहानी दुनिया के सामने आगे बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या शांति की आखिरी उम्मीद या फिर एक नई बड़ी जंग की शुरुआत। आइए हम पूरी कहानी को एक सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। ये कहानी कहां तक पहुंची है और कहां तक आगे जा रही है, पृष्ठभूमि किस तरीके से इस कहानी को, पृष्ठभूमि में यह जंग कहां से शुरू हुई, इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी क्योंकि इसके पहले की रही है, कहानी में किस तरीके से जो है टेंडर उसको दिया गया है और इस तरीके से जो पूरी कहानी रही है कि इस साल 28 फरवरी से पूरी घटना शुरुआत हुई और 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में एक बड़ा सैन्य टकराव चल रहा था। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर सीधे हमले किए गए। महीनों तक चला यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर चुका था। पूरी तरीके से नाटो संस्थाएं और अस्थिर हुए पूरे क्षेत्र, पूरी कीमतें, जिस प्रकार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा और दुनिया भर में इस जंग को रोकने का दबाव बनने लगा। ये इसी दबाव में अमेरिका ने कूटनीतिक कोशिशें तेज की, लेकिन कूटनीतिक कोशिशें तेज करने के बावजूद नतीजा यह निकला कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, और ये पूरी घटना फ्रांस की राजधानी पेरिस से आगे बढ़ी, यहाँ तक कि वहां के पास वर्साई के ऐतिहासिक महल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मौजूदगी में अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 सूत्रीय शांति समझौते पर सहमति बनी। इस डील का मकसद सीधा यह था कि पश्चिम एशिया के हर मोर्चे पर यह घटना सामने निकल के आई। पश्चिम एशिया, लेबनान समेत फौरन सैन्य कार्रवाई को रोकना। लेकिन हुआ क्या, इसके ठीक पीछे उलट कहानी है। डील के फौरन बाद टूटा भरोसा। समझौते पर सहमत बनने के कुछ ही घंटों के भीतर इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रात भर हमले शुरू किए और हमले की ये घटना जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे हमले के तहत पूरी तरीके से बर्बादी का मंजर यहाँ पे दिखाया गया। और उसके बाद इजरायली सेना का दावा था कि दक्षिण और पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें हिजबुल्लाह के सैन्य अड्डे, हथियारों के ठिकाने और 2 सक्रिय कमांड सेंटर तो शामिल थे। इन हमलों में कम से कम 18 लोग मौत हो गए और कई लोग घायल हो गए। अब मसला यह है कि अगर इसमें इतने लोग घायल हुए, घायल होने के बाद ये कहानी, हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। इस जवाबी कार्रवाई में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए, जिनमें एक टैंक बटालियन कमांडर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल था। ड्रोन हमले में 5 और सैनिक घायल हुए। पूरी तरीके से पश्चिम एशिया को, ईरान को तबाह करने का जो मकसद रहा वो पूरी कहानी को बढ़ता गया। लेकिन जिस दिन दुनिया शांति के समझौते पर आई, उम्मीद बंधी शांति के समझौते की, उस दिन जमीन पर जंग और तेज हुई और शांति वार्ता पर सीधे चोट पहुंचाई गई। इस हिंसा का सबसे बड़ा असर यह पड़ा कि अहम बातचीत का हिस्सा स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता पे था। जिस तरीके से पूरे इस इजरायली सैन्य संगठन को तबाही के मंजर में डाला गया, यह वार्ता पेरिस डील को आगे बढ़ाने और उसे स्थायी रूप देने के लिए बेहद जरूरी माना गया। लेकिन लेबनान में बढ़ती हिंसा के चलते यह बातचीत स्थगित कर दी गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बीच में इस मुद्दे को समझौते के रूप में शामिल हुए। इस वार्ता में शामिल होने की उम्मीद भी उन्होंने रखी, लेकिन उन्होंने स्विट्जरलैंड का अपना दौरा रद्द कर दिया। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि जब आगे की बातचीत की योजना अंतिम रूप नहीं मिल जाता तब तक यह यात्रा नहीं होगी, और जब तक यह यात्रा नहीं होगी स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस बातचीत को फिर से शुरू करवाने के लिए पूरी तरह तैयारी जो की गई, लेकिन तारीख तय नहीं हो पाई। यह मामला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। अब कहानी ये बढ़ती है कि जिस प्रकार से ये इजरायली सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन राइजिंग लायन जो बीच में शुरू किया गया, किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ी और इस तरीके से पूरी तरीके से जो है कहानी को बढ़ाया गया। नीचे मकान बन गया है। तो इस तरीके से ट्रंप की नाराजगी और नेतन्याहू को फटकार लगाई गई और इस पूरे घटनाक्रम पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिपोर्टों को जो है शामिल किया गया। उसको रख दीजिए, आप इधर से नीचे से निकल जाइए ना। इस तरीके से पूरी कहानी को जो है नाराजगी जताई गई और न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार जो ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा कि आखिर किस तरह की कार्रवाई है जो अभी की गई। ट्रंप का कहना है कि वे खुद ईरान के वार्ताकार से बातचीत कर रहे हैं ताकि उन्हें बेरूत हमलों का जवाबी कार्रवाई उन्हें रोका जा सके, क्योंकि अब ईरान बदले की कार्रवाई के तहत इस पूरे तरीके से, क्योंकि अगर ईरान भी बदले की कार्रवाई करता तो पूरी डील खत्म हो सकती थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी खुलकर इजराइल की आलोचना की। व्हाइट हाउस की एक ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार को जमीनी हकीकत समझनी होगी और यह है कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को लेकर अब पूरी तरीके से सजग है, लेकिन अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन यह भी साफ रहना चाहिए कि किस तरीके से इजराइल और किस तरीके से ईरान के बीच ये जो दोनों घटनाएं चल रही हैं,
किस तरीके से फैसले के नतीजे होते हैं। नेतन्याहू का रुख पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख बेहद सख्त बना रहा। उन्होंने इस पूरे घटना को पूरी तरीके से साफ साफ कहा है कि जब तक हिजबुल्लाह का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक इजरायली सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी, और जब तक इजरायली सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी तो उन्होंने इसका साफ साफ मकसद जाहिर कर दिया है कि हम इस पे कोई स्पष्ट नहीं कह पाएंगे, क्योंकि लेबनान जब पीछे नहीं हटेगा, नेतन्याहू अपनी पार्टी और सहयोगी दलों का भारी दबाव भी है कि वे ईरान को पूरी तरीके से परमाणु शक्तिहीन करने में अपने मूल लक्ष्य से समझौता नहीं करेंगे। इसी बीच इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर, जो वहां के मुख्य नेता रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री भी रहे, इतामार बेन गवीर का एक बयान बेहद चर्चा में रहा। अपने 4 सैनिकों की मौत से आग बबूला बेन गवीर ने कहा कि पूरा लेबनान जल जाना चाहिए, और नेतन्याहू से यह भी कहा गया कि हर इजरायली मां के आंसुओं के बदले 1000 लेबनान माओ को रोना चाहिए। और मुख्य मुद्दा यहाँ ये निकल के आता है कि जब इस तरह के बयानबाजी ने साफ कर दिया कि जमीर सुलह की गुंजाइश कितनी कम बची है, दबाव में झुकते कदम, सीज फायर होती घटनाएं और सीज फायर के बाद वापसी, लेबनान, अमेरिका की सख्त चेतावनियां और कूटनीतिक दबाव का असर आखिरकार दिखा। किस तरीके से ये पूरी घटनाएं आगे निकली। क्षेत्रीय और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका, कतर और ईरान की मध्यस्थता इजराइल और हिजबुल्लाह एक बार फिर संघर्ष विराम यानी सीज फायर लागू करने में असहमत हो गए, और जब वो असहमत हुए तो हालांकि इस पर दोनों पक्षों की तरफ से कोई औपचारिक बयान अब तक जारी नहीं हुआ, लेकिन औपचारिक बयान नहीं जारी होने का मुख्य आधार ये होता है कि आगे घटनाओं का इंटरेस्ट खत्म हो गया, यानी कि अमेरिका, ईरान, इजराइल कहीं न कहीं इस पूरे फैसले से अपने पक्ष में दबाव महसूस करने लगे। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के तेवर भी अमेरिकी दबाव के बाद कुछ ढीले पड़े। साथ ही अमेरिका ईरान समझौते के तहत जो 60 दिनों का संघर्ष विराम प्रस्तावित था, उसे इस पूरे घटनाक्रम के लिए एक तरह की परीक्षा माना जा रहा था। अगर एक तरह की यह परीक्षा थी तो किस तरीके से यह देखने को मिल रहा है, किस तरीके से शांति टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप बाद में यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के एक साथ ज्ञापन पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर करवाकर युद्ध खत्म करने और तेल की आपूर्ति का रास्ता फिर से खोलने में कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन हर कोई इस दावे से सहमत नहीं हुआ। अब मामला ईरान की प्रतिक्रिया का है कि ईरान या तो जीत या हार, दो ही ऑप्शन थे, या तो जीत या हार। लेकिन मसला यह है कि जीत हार के लिए जिम्मेदारी तय कौन करेगा। ईरान की संसद की स्पीकर बाकर गलीबाफ ने इस डील पर तीखी टिप्पणी की। उनका कहना था कि यह समझौता असल में अमेरिका की नाकामी को दिखाता है कि अमेरिका अपने युद्ध के मकसद हासिल करने में विफल रहा, यानी जहां वाशिंगटन इस डील को एक कूटनीतिक जीत की तरह पेश कर रहा है, वहीं तेहरान इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा है। अब ये समझिए कि अगर उसको तेहरान के नजरिया का ही फिक्र होता तो अमेरिका इतने बड़े स्तर पे इस पूरी दुनिया को क्यों स्थिर करता। समस्या यहाँ नहीं थी, समस्या कुछ और था। अमेरिका को कुछ और चाह रहा है, ट्रंप कुछ और चाह रहे हैं। फर्क आगे इस समझौते के तहत टिकने की या मुख्य मुद्दा यह था कि किस तरीके से हम इस यूरोप और नाटो के रुख को अपनी ओर मुड़ेंगे। मसला ये नाटो था। नाटो, ये घटना जो नाटो था, ये घटना का मुख्य सार ये नाटो है, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से पूरे संकट पर यूरोपीय देशों और नाटो की तरफ से भी कई प्रतिक्रिया आई। यूरोपीय देशों ने साझा रूप से यह रूप अपनाया कि जब तक हालात स्थिर नहीं होते हैं, लेबनान में हिंसा पूरी तरह नहीं रुकेगी, और जब तक तेहरान के साथ किसी नई औपचारिक बातचीत, कोई नई गुंजाइश नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ राजनयिकों ने भी बढ़ते दबाव, तनाव और गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की। यूरोपीय राजनयिक, यूरोपीय लोगों ने यूरोपीय के द्वारा अगर पश्चिमी एशिया की स्थिर और लंबी खिंची तकदीर असर जो सीधे ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो ये असर पड़ रहा है, उसके लिए जिसका सामना पहले ही ईंधन की बढ़ती कीमतों के रूप में दुनिया चुका रही है और आगे भी चुकाएगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, जमीनी हकीकत यह है कि नाटो बना, नाटो संगठन की जो स्थापना हुई 1949 में जब नाटो बनाया गया, जिस प्रकार से उसमें 32 देशों को शामिल किया गया, उससे क्या निष्कर्ष निकला? क्या नाटो इसको संभाल पाया? जी नहीं, नाटो पूरी तरीके से अस्थिर रहा, नाटो एकदम तटस्थ रहा। वो किसी तरीके से जो हमने देखा उसे अगर एक लाइन में समेटो तो कहानी कुछ यूं बनती है कि कागज पर शांत समझौता हो चुका है, लेकिन जमीन पर ऐसी कोई घटना नहीं दिखी। इजरायली फौज की मौजूदगी अब भी बनी हुई है और यही मौजूदगी इजराइल के आगे के इरादों के बारे में बहुत कुछ बयां कर रही है। समस्या है, विश्लेषकों का ये मानना है कि जिस तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का जो ये समझौता हुआ है, इसके इस नेतन्याहू की जीत की वजह से ही अमेरिका इस पूरी जंग में गहराई से उतरा और वह अभी भी जीत अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक कोशिशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है तो आगे क्या होगा? क्या इससे कोई निष्कर्ष निकलेगा? क्या इससे कोई सेफ गार्ड, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या गंभीर या जिस प्रकार से मसले बनते जा रहे हैं, क्या मामला गंभीर हो सकता है? तो सवाल यह है कि आगे होगा क्या?
तो क्या सीज फायर टिक पाएगा या यह भी पहले जैसे समझौतों की तरह कुछ ही घंटों में टूट जाएगा? क्या स्विट्जरलैंड की अमेरिका ईरान वार्ता दोबारा शुरू हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल अमेरिका के दबाव के बावजूद लेबनान और ईरान को लेकर अपनी नीति बदलेगा? मुख्य मुद्दा ये है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात साफ है, पश्चिम एशिया की स्थिति अभी बेहद नाजुक धागे पर टिकी हुई है। एक गलत फैसला, एक गलत कदम और एक गलत हमला, पूरा समझौता ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया गया। बिखर तो गया ही था, लेकिन मामला बना। दुनिया की नजरें अपनी 3 जगहों पर टिकी रहीं, वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव के पास। वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव इसमें क्या मुख्य मुद्दा बना सकते थे? इस घटना के बारे में वो क्या बता सकते थे? यह मसला रहा। लेकिन क्या यह इलाका सच में शांति की तरफ बढ़ रहा है या सिर्फ अगली बड़ी जंग से पहले की एक अस्थायी खामोशी है? इसका जवाब वक्त ही देगा। लेकिन वक्त के साथ साथ नाटो बदला, नाटो की मेंबरशिप बदली, नाटो देश बदले। ये आप देखिए कि नाटो देश किस तरीके से दुनिया में 32 देश से फैले हुए हैं, लेकिन एक उन्होंने साधारण से युद्ध को नहीं रुकवा पाने में उनका क्या हिस्सेदारी रही? किस तरीके से नाटो देश दुनिया को अपने इस तरीके से पूरी तरीके से ताक पे रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ना समझ पाने में नाटो पूरी तरीके से नाकाम रहा? समझौता, संयम और पूरी तरीके से इस एआई की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है, फिर भी उसके बावजूद इस युद्ध को नहीं रोका गया। तो हम इस स्तर पे क्या समझेंगे? दुनिया इस स्तर को किस दूर तक ले जाएगी और इसके बावजूद किस तरीके से मेंबर्स जो है पूरी तरीके से अस्थिर कर दिए, पूरी कहानी को किस तरीके से इन्होंने जो है बदला। और समस्या इस बात की है कि नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इधर देखिए, ये मीटिंग हुई है, मीटिंग में ये पूरे तरीके से मीटिंग में ये लोग बैठते हैं। समस्या है कि मीटिंग में जब ये लोग बैठे तो यहाँ पे मोमोज आता है और कोल्ड ड्रिंक आता है, फिर मीटिंग खेल के ये लोग चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इस मीटिंग में कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया तबाही के मंजर में चली गई, ना दुनिया के पास डीजल बचा, ना पेट्रोल बचा, ना कच्चा तेल बचा। उसके बावजूद ये सारी सुविधाओं का भोग करके आराम से निकल जाते हैं। नाटो एक तरीके से एक अपमानजनक स्थिति में पहुंच चुका था, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए समस्या इस बात की है कि क्या नाटो दुनिया के अपने किसी भी स्तर को लेकर समझौते के लिए किस प्रकार से जाहिर करेगा? नाटो चाहता क्या है? नाटो की दुनिया किस तरीके से समझौते के लिए बाध्य होगी? नाटो अपने स्तर से किस तरीके को दुनिया को देखता है? यह मुख्य मुद्दा है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि नाटो किस स्तर तक दुनिया के सामने पहुंचेगा। अब हम समझेंगे कि नाटो की जो स्थिति रही, इसको बर्बादी, नाटो के इस बर्बादी का मंजर क्या रहा? नाटो क्यों दुनिया में अपने आपको पूरी तरीके से अस्थिर किया? इसका मुख्य आधार भी विकसित देश ही रहे, मुख्य यूरोप रहा, ठीक है। लेकिन तब तक हम ये समझ पाने में सक्षम रहेंगे कि किसी भी तरीके से शांति बनी, किसी तरीके से देश और पश्चिम एशिया शांति की ओर बढ़ा, इस तरीके से शांति बन रही है, किस तरीके से डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल और हार्मोज जल संधि खुल गया है। इसके लिए जो है पूरी तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार रहे। वो तो एक पूरी तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को बनाया, सेंसेक्स को निर्धारित किया, उसी आधार पर वो बयान देते रहे। लेकिन उसके बावजूद दुनिया को जो देखने को मिलता है, एक्चुअली वो होता नहीं है, ठीक है। ये बड़े शातिर लोग हैं जो पूरी तरीके से दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। आपको ये बात समझने में आसानी रहेगी कि किस तरीके से दुनिया जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता दुनिया को कितना स्थिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।